Hello everyone. In a gravimetric analysis, today we will discuss steps involved in a gravimetric analysis. Gravimetric analysis is one of few analytical methods that do not require the standard solution as the weight of the precipitate is the only important parameter in analyte determination. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वन ऑफ द फ्यू एनालिटिकल मेथड है जो जिसके अंदर हम लोग को स्टैंडर्ड सोल्यूशन का वेट का जरूरत नहीं होता है. नॉट रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड सोल्यूशन का द वेट. इसमें बेसिकली व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज अ एनालाइट डिटर्मिनेशन. इसमें एनालाइट को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट होता है. सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. Following steps should be followed for the gravimetric analysis. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन. जो हम लोग का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग सिंपल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं. इट्स फर्स्ट स्टेप. सिंपल सॉल्यूशन को ही हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द सिंपल सॉल्यूशन. सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म होता है. सो इन अ सेकेंड स्टेप इज द प्रेसिपिटेशन स्टेप. एडिशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने के लिए, जनरेट करने के लिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं हम लोग. सो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड करने पे क्या होता है? जो सोल्यूशन होता है हमारा, जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट व्हेन वी विल ऐड, देन सुपर सेचुरेशन अकर. उसमें क्या होता है? सुपर सेचुरेशन होता है. सुपर सेचुरेशन होने का मतलब स्मॉलर पार्टिकल आर ज्वाइन टू ईच अदर एंड कन्वर्टिंग इनटू द लार्जर वन. सुपर सेचुरेशन का फॉर्मेशन होता है. एंड फाइनली न्यूक्लिएशन होता है. न्यूक्लिएशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से के पास आते हैं और लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं. तो सुपर सेचुरेशन इज अ सेचुरेशन, एक प्रकार से ऐसा सेचुरेशन जिससे हमें न्यूक्लिएशन जनरेट हो सके. सो न्यूक्लिएशन स्टार्टेड टू अकर्स. सो फाइनली वेयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यूक्लियस. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं धीरे धीरे ये एग्रीगेट होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं और एग्रीगेट होते हैं आपस में एक दूसरे से और फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस जनरेट करते हैं. जैसे हम लोग यहाँ टाइट्रेशन कर रहे हैं. टाइट्रेशन करने में आप देखिए नीचे जो सोल्यूशन है, सबसे पहले जब हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट विल जनरेट अ सुपर सेचुरेशन. सुपर सेचुरेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा सोल्यूशन पूरी तरह से सेचुरेटेड हो जाता है. तो सुपर सेचुरेशन होने से क्या होता है? न्यूक्लिएशन जनरेट होता है. जब सोल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे, जब वो सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा, फुल्ली जो है टाइट्रेटेड हो जाएगा, देन द न्यूक्लिएशन विल बी स्टार्ट. नाउ न्यूक्लिएशन स्टार्ट होना, न्यूक्लिएशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे के पास पास आते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं और फाइनली वो न्यूक्लियस जनरेट करते हैं. सो इट इज अ प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज अ डाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन स्टेप. कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द डाइजेशन. सो डाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है. डाइजेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट. द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन अ सोल्यूशन इज लेफ्ट हॉट फॉर द 30 मिनट टू द 1 आवर्स. जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है सोल्यूशन के अंदर, उसको मान लीजिए कि प्रेसिपिटेट जनरेट होगा, न्यूक्लिएशन के बाद ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया, तो उसको डाइजेशन में हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं इसको फॉर द 30 to 1 आवर्स के लिए. सो फाइनली यू कैन राइट डाउन द डाइजेशन. डाइजेशन इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स and reprecipitation of the larger ones, resulting in a particle growth and better precipitate characteristics. हमें याद रखना है कि डाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो स्मॉलर पार्टिकल पहले बनते हैं वो डिसोल्यूट हो जाते हैं, उनका डिसोल्यूशन हो जाता है. हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन फुल्ली कर लिया,
डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो सोल्यूशन था इसको हमको रखना पड़ता है 30 to 1 आवर्स के लिए हॉट कंडीशन में। इसी इस हॉट कंडीशन के दौरान ही इसमें डाइजेशन होता है। डाइजेशन में जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं और ये रीप्रेसिपिटेट होते हैं लार्जर पार्टिकल के फॉर्म में। और इससे क्या होता है, लार्जर पार्टिकल का ग्रोथ होता है, लार्जर पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। तो वही यहाँ लिखा है, डाइजेशन इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल एंड रीप्रेसिपिटेशन ऑफ द लार्जर वंस। दोबारा से प्रेसिपिटेशन होता है लार्जर पार्टिकल का। रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या होता है, इन अ पार्टिकल ग्रोथ एंड द बेटर प्रेसिपिटेट करेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल का ग्रोथ होता है और बेटर प्रेसिपिटेट जनरेट होता है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लें फोर्थ जो स्टेप है। फोर्थ स्टेप इज अ फिल्टरिंग एंड वॉशिंग। जो हमारा प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ है उसको फिल्टर करते हैं और वॉश करते हैं। सो व्हाट इज द फिल्ट्रेशन, वेरियस टाइप ऑफ द फिल्टर मीडिया यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्टर पेपर यूज करते हैं, गूच क्रूसिबल यूज किया जाता है। गूच क्रूसिबल एक क्रूसिबल होता है जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। फिल्टर पल्प यूज करते हैं। सो दीज आर द वेरियस फिल्टर मीडियम विच विल यूज फॉर द फिल्ट्रेशन, वी कैन यूज फॉर द फिल्ट्रेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वॉशिंग के लिए यूज नहीं करते हम लोग। ज्यादा अमाउंट ऑफ वॉशिंग के लिए यूज करने से जो प्रेसिपिटेट है वो वॉश होके नीचे आ जाता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग वॉशिंग के लिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन का भी यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, डाइल्यूट एसिटिक एसिड सोल्यूशन का भी यूज करते हैं। सो इट इज द वी कैन राइट अंडर द फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग। फिफ्थ इज अ ड्राइंग एंड इग्निशन। जब हमारा फिल्टर वॉश कर लिया हम लोगों ने प्रेसिपिटेट को, तो उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राइंग कैन बी यूजिंग एन ओवन एट द टेम्परेचर 120 डिग्री टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ड्राइंग है, ड्राइंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए इसको हम लोग ओवन का यूज करते हैं। ओवन जो है जिसका टेम्परेचर रखते हैं हम लोग 120 डिग्री टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ड्राई करने के बाद वी विल परफॉर्म द इग्निशन। इग्निशन कैन बी डन यूजिंग द मफल फर्नेस। मफल फर्नेस एक ऐसा ओवन होता है जिसमें हम लोग हाइयर टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। मफल फर्नेस का टेम्परेचर 600 डिग्री से लेके 450 डिग्री 1450 डिग्री तक मेंटेन हो सकता है। सो इग्निशन कैन बी डन यूजिंग द मफल फर्नेस। ये एक ओवन होता है, स्मॉल साइज का ओवन होता है। इसके अंदर हम लोग टेम्परेचर बिटवीन द 600 टू 120 डिग्री पे रख के इसको इग्निट करते हैं। कांस्टेंट वेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। इग्निशन के बाद उसका एक कांस्टेंट वेट हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट, फिफ्थ इज अ वेइंग एंड कैलकुलेशन। सो द प्रेसिपिटेट इज वेट एंड फ्रॉम दिस वैल्यू द वेट ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक फैक्टर। तो वे करते हैं हम उसको, वेट करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारी, उस वेट ऑफ द एनालाइट जो कि सैंपल में है उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, विच विल द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन अ ग्रेविमेट्रिक फैक्टर। सो फाइनली हाउ कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन, इट्स इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज द ग्रेविमेट्रिक फैक्टर। हम लोग पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट वाले उसमें, जो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बना रखा है उसमें, कि ग्रेविमेट्रिक फैक्टर जो होता है क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द फार्मूला वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉल्युबल सब्सटेंस विद अ पार्ट ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस वेट। जो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर होता है, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज इक्वल टू फार्मूला वेट ऑफ द सॉल्युबल पोर्शन डिवाइडेड बाय द फार्मूला वेट ऑफ इनसॉल्युबल पोर्शन। सो थ्रू दिस ग्रेविमेट्रिक फैक्टर का यूज करके हम लोग we can calculate the percentage analyte. So finally the weight of specific analyte in the waste precipitate can be found using the formula. percentage analyte calculate करने के लिए
वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट लेते हैं ग्राम में, जो प्रेसिपिटेट हमें आया है ग्राम में, जो हम लोग इग्निट करने के बाद जो प्रेसिपिटेट है उसका वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इन अ ग्राम इनटू ग्रेविमेट्रिक फैक्टर, जो हम लोग ऊपर के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक फैक्टर लेते हैं इनटू 100 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैंपल इन ग्राम। So on a basis of these formula, we are able to calculate the percentage analyte. तो फाइनली इट इज द, एक बार ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। AKTU 2018-19 में पूछा हुआ है, उसके बाद जो है 1920, 2021, 2022 में इसे नहीं पूछा हुआ है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट ये 18-19 में पूछा हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।